स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था चैप्टर नंबर 13 का इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑकरेंस ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें देखा था हमने कि सिंबल ऑफ कार्बन C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,4, वैलेंसी 4 होती है और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। इसी के साथ हमने ये देखा था कंपाउंड का डेफिनेशंस, जिसमें से हमने ये देखा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इंट्रोडक्शंस टू साइंटिस्ट। इस टॉपिक में हमने कवर किया स्टूडेंट्स की द ग्रेट साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए और इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि ऑकरेंस ऑफ कार्बन यानी कार्बन नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है, कहां पे कैसे मिलता है। तो कार्बन अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट एज वेल एज अ कंबाइंड स्टेट। और फ्री स्टेट में हमने देखा था कि जो कार्बन है, कार्बन डायमंड ग्रेफाइट के फ्री स्टेट में मिलता है, जबकि कंपाउंड स्टेट में ये मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामाइन। इसी के साथ में फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब में कार्बन की अवेलेबिलिटी होती है। इसी के साथ साथ जो कार्बोनेशियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन, वूल, सिल्क में भी जो कार्बन एज अ मेन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हमने देखा एलोट्रोपिक बिहेवियर ऑफ अ कार्बन। तो कार्बन हैज अ 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, जिसमें से हमने डायमंड के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ अ ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एलोट्रोप्स ऑफ अ कार्बन, जिसमें से हम ग्रेफाइट के बारे में स्टडी करेंगे एंड फुलेरिन के बारे में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रेफाइट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, हमने ग्रेफाइट का नाम सुना है, हमें पता है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटेलिक एलोट्रोप है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर्स ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो हमारी बैटरी या सेल होती है, सेल में इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में ग्रेफाइट अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं कि ग्रेफाइट कहां पे मिलता है और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टी क्या है। स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इज फाउंड इन नेचुरल स्टेट इन रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड इंडिया। जो पेंसिल की हम लीड इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी ग्रेफाइट का प्रोपोर्शन होता है। द लीड यूज इन अ पेंसिल इज मेड बाय मिक्सिंग अ ग्रेफाइट विद द क्ले। तो जो लीड होता है उसमें मिक्सचर होता है किसका, ग्रेफाइट और क्ले का। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय निकोलस जैक्वेस कॉन्टे इन 1795। ये जो प्रोसेस था, यानी लीड बनाने का जो प्रोसेस था, पेंसिल की लीड बनाने का जो प्रोसेस था, इसको डिस्कवर किया निकोलस जैक्वेस कॉन्टे ने इन द ईयर 1795। स्टूडेंट्स, आप देखिए, जैसे हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो ड्राइंग पेंसिल्स के लिए हमें अलग अलग के वेरिएंट मिलते हैं, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B। ये पेंसिल के अंदर जो प्रपोर्शन है, क्ले और ग्रेफाइट के प्रपोर्शंस को मिलाकर के हम डिफरेंट टाइप ऑफ अ पेंसिल की लीड बनाते हैं। जैसे ड्राइंग पेंसिल है तो उसकी जो लीड होती है सॉफ्ट होती है, डार्क होती है, जिसमें लीड का प्रोपोर्शन जो होता है, यानी जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं ग्रेफाइट और क्ले, तो ग्रेफाइट का किसी में प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, क्ले का प्रोपोर्शन कम होता है। ये दोनों को हम ऐड करके इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारा पेंसिल है वो डार्क हो और स्लिपरी हो, जो आसानी से हम नोटबुक पे लिख पाए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रेफाइट की। स्टूडेंट्स, एवरी कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो भी कार्बन एटम है,
दैट इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, यानी हर एक कार्बन एटम वो 3 अलग कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, और ये इस तरह से बॉन्ड बनता है कोवालेंट बॉन्ड कि इट्स गिव द हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स, यानी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म, जो ग्रेफाइट क्रिस्टल है ये क्रिस्टल बना होता है दैट मेनी शीट्स ऑफ कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम के शीट से ये ग्रेफाइट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स बना रहता है। और ये लेयर की स्पेशलिटी ये होती है कि अगर हम इस पे प्रेशर्स अप्लाई करेंगे तो ये लेयर एक ऊपर से स्लिप होते रहता है। इसके लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं राइटिंग पर्पस के लिए। तो 1 लेयर ऑफ अ ग्रेफाइट, एक लेयर ग्रेफाइट का स्टूडेंट्स इससे कहते हैं ग्रेफीन। जो ग्रेफाइट का कार्बन का एक लेयर होता है उस लेयर को हम कहते हैं ग्रेफीन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि ये बताता है कि हर कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 अदर कार्बन एटम के साथ में कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये इस तरह से बॉन्डेड होता है कि इट्स गिव द हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। अब ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स में जो ग्रेफाइट क्रिस्टल है इसमें बहुत सारे शीट्स ऑफ लेयर बनते हैं, जिसमें से एक लेयर को हम कहते हैं ग्रेफीन। और अगर हम इस पे प्रेशर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्लिप हो जाएगा। तो एक एक लेयर स्लिप होते जाता है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पे इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट फाउंड इन अ नेचर इज ब्लैक, जो ग्रेफाइट का नेचुरल यानी नेचर में पाया जाता है ये किस तरह का है, ब्लैक कलर है, सॉफ्ट है, ओके, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल कहने का मतलब कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, एंड स्लिपरी। स्लिपरी पता ही है कि जो कि हम अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक एक लेयर ग्रेफीन की स्लिप होती है, दैट वाज द स्लिपरी इन नेचर। इसीलिए हम राइटिंग पर्पस में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इनसाइड, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इनसाइड ईच लेयर ऑफ अ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के हर एक लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और स्टूडेंट्स पता है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट्स मूव कंटिन्यूअसली विद इन एंटायर लेयर, एंटायर लेयर में कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये मूव करते रहेगा। That why the graphite is a good conductors of electricity। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है ये क्या है, good conductors of electricity। Students, due to the layer structures of a graphite can be used in a writing on paper, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक एक लेयर स्लिप होती जाती है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल राइटिंग पर्पस में करते हैं। अब ग्रेफाइट की डेंसिटी की बात कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट, जो ग्रेफाइट होता है बहुत सारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें ग्रेफाइट डिसॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट फाउंड इन अ नेचर इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी। इनसाइड ईच लेयर ऑफ अ ग्रेफाइट free electron move continuously within the entire layer. That why that graphite is a good conductors of electricity. थर्ड पॉइंट हमने देखा कि लेयर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर्स ग्रेफाइट कैन बी यूज फॉर द राइटिंग ऑन पेपर। इसका इस्तेमाल हम पेपर पे लिखने के लिए करते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि ग्रेफाइट डेंसिटी ऑफ अ ग्रेफाइट इज 1.9 to 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्रेफाइट डज नॉट डिसॉल्व इन मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट, बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अब स्टूडेंट्स अगला हम टॉपिक देखते हैं जो कि है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट।
तो क्या कहता है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग लुब्रिकेंट। अब ये लुब्रिकेंट क्या है? लुब्रिकेंट कहते हैं ओके, जो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देता है। तो ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग अ कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। यानी सेल में आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोड का होता है। आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा होगा, दो इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं, एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज यूज इन अ पेंसिल। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम पेंसिल में करते हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि पेंसिल में प्रपोर्शन होता है, क्ले का और ग्रेफाइट का, दोनों का हम प्रपोर्शंस मिक्स करके आपस में बना करके हम पेंसिल्स बनाते हैं। तो पेंसिल के अलग अलग कैटेगरीज होती है, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, डार्क पेंसिल। तो ये प्रपोर्शन को हम अच्छी तरह से मिक्स करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंसिल्स बनाते हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंट एंड पॉलिश। जो पॉलिश होता है, शू पॉलिश बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड इन आर्क लैम्प। तो आर्क लैम्प विच गिव द वेरी ब्राइट लाइट, तो आर्क लैंटर्न या फिर लैम्प जो होता है इसमें हम ग्रेफाइट की कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन का अगला सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है फुलेरिन। फुलेरिन an electrope of a carbon is rarely found in a nature। स्टूडेंट्स ये नेचर में रेयरली मिलता है। कहां पे मिलता है? इट इज फाउंड इन सूट और इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर जो स्पेस होता है यहां पे स्मॉल प्रोपोर्शंस में मिलता है। अगर देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलेरिन इज बर्कमिंस्टर फुलेरिन। बर्कमिंस्टर फुलेरिन जिसमें कार्बन के 60 एटम आपस में मिलकर के कोवालेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, इसके लिए इसे कहते हैं C60। दिस इलेक्ट्रोप ऑफ अ कार्बन इज नेम फुलेरिन आफ्टर आर्किटेक्ट रिचर्ड बर्कमिंस्टर फुलेर, बिकॉज द स्ट्रक्चर्स ऑफ C60, जो बर्कमिंस्टर फुलेरिन है C60 रिजेंबल टू स्ट्रक्चर्स ऑफ जियोडेसिक डोम, जो कि डिजाइन किया था ग्रेट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स ये जो फुलेरिन है, फुलेरिन में ये फुलेरिन की डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज में मिले, जिसमें से हॉर्लोड कॉर्टो, रॉबर्ट कर्ल्स and Richard Smalley were given the Nobel Prizes in a discovery of fullerene for the carbon electrope। तो कार्बन इलेक्ट्रोप के ये जो डिस्कवरी हुई है इसके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज। तो स्टूडेंट्स ये जो फुलेरिन है इसके और भी फॉर्म होते हैं, C60, C70, C76, C82 and C88। These are the some of the examples of fullerene। ये जो फुलेरिन है जिसमें से नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा थर्ड एलोट्रोप्स हुआ कार्बन का, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप हुआ जिसका क्या है? फुलेरिन। तो फुलेरिन एलोट्रोप क्या है? कार्बन का। ये रियरली हमें मिलता है नेचर्स में। कहां पे मिलता है? सूट एंड इंटरस्टेलर स्पेस। और पहला जो एग्जांपल है फुलेरिन का वो है स्टूडेंट्स बर्कमिंस्टर फुलेरिन C60। और फुलेरिन के बहुत सारे फॉर्म हैं, C70, 76, C82 एंड 86। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज का। टॉपिक है एलोट्रोपिक
क्रिस्टलाइन फुलेरिन की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फुलेरिन, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बताता है, मॉलिक्यूल ऑफ अ फुलेरिन्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकीबॉल एंड बकी ट्यूब। जो फुलेरिन है, फुलेरिन का जो मॉलिक्यूल है ये दो स्ट्रक्चर्स में मिल रहा है हमें। एक बकी बॉल के स्ट्रक्चर्स में मिल रहा है। बकी बॉल कहने का मतलब जनरली जो वॉलीबॉल का स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें पेंटागन और हेक्सागन अरेंजमेंट होता है, इसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं बकी बॉल एंड बकी ट्यूब स्ट्रक्चर्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल एंड बकी ट्यूब्स। Students, there are 30 to 900 carbon atom in one molecule of a fullerene. अगर एक मॉलिक्यूल फुलेरिन का मैं बोलूंगा तो उसमें 30 से लेकर के 900 तक कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। फुलेरिन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो फुलेरिन होता है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा लेंगे? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CS2। C स्टैंड फॉर कार्बन, S फॉर सल्फर, 2 फॉर डाई। क्या हो गया? कार्बन डाइसल्फाइड। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा कि फुलेरिन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस क्या है? फुलेरिन्स आर यूज एज अ इंसुलेटर्स। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा रहेगा, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर कहने का मतलब क्या होता है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो जो हमारा फुलेरिन है, फुलेरिन का इस्तेमाल हम इंसुलेटर के फॉर्म में हम करते हैं। फुलेरिन्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट। और स्टूडेंट्स आपको कैटलिस्ट भी पता है, कैटलिस्ट क्या होता है? doesn't take part on a chemical reaction but it enhances the rate of reactions। यानी कैटालिस्ट किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं, बट ये रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, बढ़ जाता है, जल्दी से होता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर पे फुलेरिन एग्जिबिट द सुपर कंडक्टिविटी, यानी कुछ टेम्परेचर पे जो फुलेरिन है वो पाया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ अ सुपर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा यूजेस ऑफ फुलेरिन। अब अगला टॉपिक हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक अपना क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। इसको एमोर्फस भी कहा जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अब ये नॉन क्रिस्टलाइन में होता क्या है? तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने क्रिस्टलाइन में ये देखा था कि जो एटम का अरेंजमेंट है ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और एक फिक्स्ड ज्योमेट्री हमें मिलता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। बट नॉन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम का ये रेगुलर नहीं होता है, इसकी वजह से यहां पे कोई भी डेफिनाइट फिक्स ज्योमेट्री नहीं बनती। अब नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कार्बन में क्या क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं? कोल, चारकोल, कोक आर द नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सभी कार्बन के नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि कार्बन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है क्या क्या था? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की, जो कि है कोल, चारकोल एंड कोक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल के बारे में। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इसके ऑलरेडी हमने डेफिनेशंस देखा है कि लॉन्ग एगो the remnants of our plants and animals get buried inside the earth and convert into the fossilization। तो इनसे जो फ्यूल मिला इसी को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल।
तो कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी जो कोल होता है, कोल में जो 3 एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसी के साथ साथ इसमें स्मॉल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है। और जो कोल होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कोल के कितने टाइप है और प्योरिटी के अकॉर्डिंगली हम कोल को किस तरह से हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो है पीट। पीट कैसे बनता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन अ फॉर्मेशन ऑफ कोल। यानी कोल बनने की जो पहली प्रक्रिया है, यानी फर्स्ट फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो है पीट से बनती है। कोल बनता किससे है? पीट से। अब पीट में क्या कंटेन है? इट कंटेन द हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, लेस देन 60% ऑफ कार्बन। यानी प्रोपोर्शन वाटर का ज्यादा है और कार्बन का प्रोपोर्शन क्या होता है? कम होता है। अगर वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो ये अच्छी तरह से हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, देयरफॉर नो मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पीट। तो पीट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ पीट इज अ फर्स्ट स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ पीट इज अ फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल बनने में पीट सबसे पहला फॉर्म होता है। इट कंटेन द हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, लेस देन 60% ऑफ अ कार्बन, देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पीट। सेकेंड जो स्टेप होता है या सेकेंड स्टेज होता है वो होता है लिग्नाइट। अब लिग्नाइट क्या है? पीट वॉज ट्रांसफर इनटू लिग्नाइट। जो पीट है पहला स्टेप हो गया, पीट में बनता है फॉसिल फ्यूल, यानी जो कोल बनने का पहला जो स्टेप है वो हो गया पीट। अब सेकेंड स्टेप किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिग्नाइट में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट होता है? ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। क्या हो रहा है? प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। प्रेशर्स और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि है लिग्नाइट। स्टूडेंट्स, इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ कार्बन। इसमें 60 to 70% कार्बन होता है एंड द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंट दैट वाटर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंटल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। लिग्नाइट इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। जो लिग्नाइट है ये हमारा सेकेंड स्टेज होता है, स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोल का। अब हम बात करते हैं अगले स्टेज की, जो कि है बिटुमिनस कोल। तो व्हाट इज अ बिटुमिनस कोल? बिटुमिनस कोल वाज फाउंड एज अ थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें मिलता है बिटुमिनस कोल। जैसे कि ऑलरेडी हमने लिग्नाइट में देखा कि कैसे फॉर्म हो रहा है। लिग्नाइट was formed due to the increased pressure and temperature। तो यहां पर भी सेम यह आता है कि due to the increased pressure and temperature it's convert into the third step। थर्ड स्टेप में ये होता है कि इट कंटेन अबाउट द 95% ऑफ 70 to 90% ऑफ कार्बन। तो इट कंटेन 70 to 90% ऑफ कार्बन। स्टूडेंट, जो अगला है वो है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट इज नोन एज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ कोल। जो प्योर फॉर्म ऑफ कोल है वो क्या है? एंथ्रासाइट है। दिस कोल इज अ हार्ड एंड कंटेन अबाउट 95% ऑफ कार्बन। ये हार्ड भी है और इसमें क्या कंटेन है? 95% ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने देखा कि जो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कार्बन है, जिसमें पहला हमने देखा कोल के बारे में। कोल एक फॉसिल फ्यूल है। इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इट ऑल्सो कंटेन द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसके 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिनस कोल एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट। स्टूडेंट्स, पीट जो होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कोल। लिग्नाइट जो होता है वो सेकेंड स्टेप होता है, जिसमें से 60 to 70% कार्बन प्रेजेंट होता है।
थर्ड स्टेप में आता है बिटुमिनस कोल, जिसमें से 70 to 90% कार्बन होता है। एंड द फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है, जिसमें से बहुत अच्छी हमें हीट मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इट्स कंटेन द 95% ऑफ कार्बन। तो 95% ऑफ कार्बन हमें एंथ्रासाइट से मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है चारकोल। तो चारकोल क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पहले जो चारकोल बनाया जाता था वो एनिमल्स के बोन्स से बनाया जाता था। एनिमल्स के बोन्स और हॉर्न से बनाया जाता था, चारकोल बनाते थे। बट ये अब ये प्रोसेस नहीं होता है, ये बंद हो चुका है। अब चारकोल हम बनाते हैं प्लांट से। कैसे बनाते हैं? बाय द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी इनकम्प्लीट कंबशंस। तो इनकम्प्लीट कंबशन से हम क्या करते हैं? चारकोल बनाते हैं। पहले हड्डियों से बनाया जाता था, लेकिन अभी नहीं बनती है। अब जो चारकोल बनता है वो बनता है प्लांट सोर्स से। तो आइए देखते हैं कि यूजेस ऑफ कोल है क्या। द कोल इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड होम। फैक्ट्री में फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। बहुत सारे जगहों पे होम में फ्यूल यानी फूड प्रिपरेशन के लिए चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल इज यूज टू ऑब्टेन द कोक। कोल से हम कोक बनाते हैं। कोल, गैस तार एंड कोल तार, दिस इज व्हाट द यूज विद द कोल। कोल इज यूज इन अ थर्मल पावर प्लांट। कोल, हमारे पास जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है स्टूडेंट्स, ये जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट से, जिसमें से हमारे पास में जो कोल का स्टोरेज है, एटलीस्ट 18 ईयर का कोल हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो कोल इज यूज एज अ थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कोक की। कोक होता क्या है? द प्योर कोल दैट रिमेन व्हेन द कोल गैस। जब प्योर कोल से हम कोल गैस को बाहर ले लेते हैं तो वो बन जाता है कोक। कोक क्या होता है? प्योर फॉर्म होता है। अब कोक का इस्तेमाल किस में करते हैं? यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इसका इस्तेमाल हम डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं। कोक इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जब भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे अर्थ क्रस्ट से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे जो कोल होता है, कोक होता है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कोक इज यूज इन अ प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। कोक का इस्तेमाल हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का जो कॉम्बिनेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विद द हाइड्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज टर्म एज अ वाटर गैस। उसी के साथ हम प्रोड्यूसर गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोपोर्शंस में क्या मिलता है हमें? प्रोड्यूसर्स गैस।